हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक। एडाई का वीडियो देख के काफी लोग सोच रहे होंगे सर फिर आगे एडाई का वीडियो लेकर नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा है। सही है। अब क्या करें, इंडिया में काफी बार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहते हैं जिसकी वजह से नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और सोचते हैं कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब तक तैयारी करते हैं, वो ये वीडियो देखें। जो और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और दे डोंट लाइक कि नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, वीडियो बन रहे हैं, क्या फायदा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप मत देखिए, आप अपने अलग एग्जाम पे फोकस कीजिए, बिकॉज आप एक सर्टेनिटी में रहना पसंद करते हैं। तो उन्हीं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए जिनकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी पता है या आइडिया है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्क्रैच से मैं कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा एडाई के लिए। आपको एक एक चीज बताऊंगा कि क्या रियलिटी चेक है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एडाई का पैटर्न भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जब हम डिस्कस करें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की स्ट्रैटेजी। और फिर फेज 2 का इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और लास्ट में टाइम टेबल भी दूंगा जो आप एडाई ग्रेड ए 2026 के लिए यूज कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगले 30 से 40 मिनट्स में आई विल बी गिविंग यू कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जिससे आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव तो होगी ही, साथ में रेलेवेंट हो जाएगी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। और अगर आप एडाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पीवाई क्यूज की गाइड बुक डाउनलोड करना मत भूलिए। इसमें आपको एडाई के पिछले 2 साइकिल के पीवाई क्यूज मिलेंगे। ये गाइड बुक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक पर क्लिक करना है और बस इसको डाउनलोड कर लेना है। अब एडाई की अगर हम बात करें तो मैं एक रियलिटी चेक आपको देना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग एडाई या किसी भी और एग्जाम की तैयारी में कूद जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या उसमें हिकअप्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो पैटर्न, एडाई का जो पैटर्न है वो फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, एक एक लेंदी प्रोसेस है। जैसे काफी एग्जाम्स में क्या होता है, एक ही फेज होता है और शायद इंटरव्यू हो जाता है। तो बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहेगा। और पैटर्न में भी कुछ दिक्कतें हैं कि एक तो पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और पेपर बहुत लेंदी होता है। बहुत जल्दी जल्दी अगर आपकी लिखने की स्पीड है, ये पेन एंड पेपर बेस्ड होता है लास्ट ईयर तक। तो स्पीड आपको बहुत चाहिए। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बाकी वैकेंसीज ज़्यादा नहीं आती हैं, 40 to 45 वैकेंसीज आप लेके चलिए, ठीक है। और कंपटीशन तो है इन 40 to 45 वैकेंसीज के लिए। आप लेके चलिए 30K to 40K लोग अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली देर इज कंपटीशन। मतलब सक्सेस रेट इसमें 0.1% ही रहने वाला है, बट बाकी एग्जाम्स में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हमें 0.1% सुन के रखता है, ये बहुत कम है। यूपीएससी में भी 0.1% है, 8 लाख बच्चे होते हैं, 800 सीट होती है। बैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में 0.2 0.3% होगा, 1% से तो पक्का नीचे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है और कोई जेनरिक सिलेबस नहीं है। मतलब जैसे ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस इज नॉट अ जेनरिक सब्जेक्ट जो किसी ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा और उसकी कोई स्टैंडर्ड बुक होगी, ऐसा नहीं है। ये एडवांटेज भी है बिकॉज एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसका बैकग्राउंड पहले ही पढ़ रखा है अपनी ग्रेजुएशन में। बट इसका सिलेबस थोड़ा सा टेढ़ा है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट इजिली। कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा या तो स्टैंडर्ड कोर्स से पढ़ा जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा गूगलिंग कर कर यू कैन कोलेट एवरीथिंग। तो ये चैलेंज रहता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सारा फेज 2 डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, कोई भी एमसीक्यू नहीं आता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छा होना भी एक चैलेंज है, जो लोग बहुत कतराते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करने से। तो ये एक चीज अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी ये एग्जाम देंगे। और बाकी कट ऑफ्स की बात करूं स्पेशली फॉर फेज 1, तो एयरडाई की फेज 1 की कट ऑफ्स लास्ट ईयर 160 में से 110 थी, विच इज वेरी हाई। दो पेपर इजी था बट 110 मार्क्स लाने 160 में से इज नॉट गोइंग टू बी इजी। एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बिफोर हैंड मैं आपको बताना चाहता था, सो दैट यू आर अवेयर कि यार इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू अचीव। अब नोटिफिकेशन कब आएगा, ये क्वेश्चन सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे। मुझे नहीं पता भाई। अब आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड फीलिंग एम्बेरस्ड के अब साइन नहीं कर रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, तो कब आएगा नोटिफिकेशन, देखते हैं। पर एडाई ने पिछले साल बोला था 2024 में, रेदर अब तो पिछला साल तो पूरा ही निकल गया, कि हम लगातार रिक्रूटमेंट करेंगे 3 साल। तो भैया 2025 आपने निकाल दिया बिना कुछ किए, और इतना बड़ा आपने डिक्लेरेशन किया था और आप खुद ही पीछे हट रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ एडाई को मैं ही बोलूँगा, नोटिफिकेशन निकाल दो भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एग्ज़ाम देकर फ्री करो। अब
एग्जाम अगर क्रैक करना है, स्ट्रैटेजी से पहले मैं बताऊंगा कि क्लैरिटी कर लो एग्जाम देना है नहीं। फिर बाद में मत रोना कि एग्जाम डिले हो गया, एग्जाम मुश्किल आ गया, अरे एग्जाम कब होगा। क्लैरिटी बहुत जरूरी जरूरी है। एग्जाम तो होगा ही होगा, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब भी होगा। पर वो क्लैरिटी अगर आपको है कि मुझे एग्जाम देना ही देना है, क्लियर करना है, तभी आप तैयारी कर पाएंगे। पास्ट ईयर पेपर्स को तो आपको भगवान का आशीर्वाद मानना है और उसको बार बार उस प्रसाद को चखना है। और सिलेबस को भी अच्छे से देखना है। सिलेबस को देखकर देखो कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे। बीइंग अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, पास्ट ईयर पेपर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। रैंडमली डोंट स्टार्ट रीडिंग एनी बुक और कॉन्सेप्ट नोट्स और एनी कोर्स। हैव अ गो थ्रू दी सिलेबस एंड दी पीवाईक्यूज। और पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो थोड़े से नॉन बुकिश क्वेश्चंस आएंगे। आई थिंक रीडिंग न्यूज़पेपर विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़ एंड इंश्योरेंस न्यूज़, if not the news at least the editorials बहुत जरूरी हैं। आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो ये तीन चीजें जो आप कर सकते हो, जिसके लिए आई थिंक कोई कोर्स की या कोई किताब की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक आप एक अच्छे पाथ पे प्रिपरेशन को शुरू करोगे। तो ये रियलिटी चेक हो गया। और अगर मैं एडाई के पैटर्न की बात करूं, आई स्टार्ट विद फेज वन पैटर्न, फेज टू का हम बाद में करेंगे। ठीक है, ओवरऑल फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, तीन फेजेस होते हैं। अगर फेज वन के पैटर्न की बात करूं तो फेज वन में आपका एक ही पेपर होता है जिसमें 4 सेक्शंस आते हैं। चारों सेक्शंस में 40-40 मार्क्स का पेपर आएगा। रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, क्वांट, 40-40 मार्क्स का पेपर आएगा। टोटल 160 नंबर का पेपर होगा। टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। 2 घंटे नहीं मिलते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं। बट अच्छी चीज ये है कि कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये कॉम्पोजिट टाइम है। इस 90 मिनट्स को आप किसी भी सेक्शन में कैसे भी लगाएं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 160, टोटल टाइम 90 मिनट्स, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। और इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है और एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। सेक्शनल कट ऑफ जर्नली 25% ऑफ दी ओवरऑल मार्क्स है, या 30% लगा लीजिए टू बी ऑन दी सेफर साइड। मतलब मिनिमम 12-12 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे टू क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ। ये फिक्स नहीं है, मैं ये अंदाजे से बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर 25% थी, तो मैं 30% एक आइडिया लेके चल रहा हूँ कि यहाँ तक जा सकती है अगर कुछ इंक्रीज भी होता है। और ओवरऑल कट ऑफ तो मैंने बताया लास्ट ईयर 110 थी 160 में से। तो इतना आपको स्कोर टारगेट करना पड़ेगा इन दी ओवरऑल कट ऑफ। और फेज वन क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फेज टू में नहीं ऐड होंगे। ठीक है, फेज टू का पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फेज टू की बात करेंगे। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं टू अवॉइड एनी ओवरलोड ऑन यू। अब फेज वन में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी होगी। सबसे पहले क्वांट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। क्वांट का ये सिलेबस है, आप वीडियो को पॉज कर कर ये सिलेबस नोट कर सकते हैं। बट आपको सिलेबस ना देखकर आई थिंक ज्यादा फोकस करना है कि प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो ज्यादा वेटेज या ऐसे चैप्टर्स जो आसान है जल्दी हो जाएं, उसके बेस पर प्रायोरिटी सीक्वेंस बनाया गया है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर, एवरेजेस, एजेस, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रायोरिटी में पढ़िए ताकि जो ज्यादा आसान है या ज्यादा वेटेज रखता है वो पहले हो जाए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इसमें टारगेट मार्क्स कितने लाने हैं आपको। सेक्शनल कट ऑफ तो जैसे मैंने बताया 25% जाती है, तो 40 में से सेक्शनल कट ऑफ लास्ट ईयर 10 गई थी। आप 12 टारगेट कर लीजिए, बट 12 लाके कुछ होगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ मैंने बताया 160 में से 110 गई है। तो क्वांट में अगर आप 12 नंबर ले आए तो टोटल 110 आपके नहीं बनेंगे। तो कम से कम तो मुझे लगता है कि 25 से 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। 25 से 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और पेपर मुश्किल नहीं आता, ये आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो इजी है, मतलब डुएबल है। थोड़ी स्पीड बिल्ड करनी पड़ेगी। और एग्जाम में डीआई आती है और डीआई भी डुएबल होती है, रेशो बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड। तो आई थिंक 25 से 30 ही लाने पड़ेंगे क्वांट में। ठीक है, तभी शायद जाके 110 का स्कोर बनेगा। तो 30 मार्क्स आप टारगेट कीजिए। पेपर का लेवल कोई ज़्यादा नहीं है और ये आर एस अग्रवाल की एक किताब है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। बट बुक के अलावा आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ गुड चांस कि बुक में रीसेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन नहीं होंगे। तो क्वालिटी टेस्ट सीरीज लीजिए जिसमें सेक्शनल टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो और उनमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हो, ताकि आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए, टाइम लिमिट को मैनेज करने की भी प्रैक्टिस हो जाए और एक एग्जाम एनवायरनमेंट को भी आप रेप्लिकेट कर लो। रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी है। रीजनिंग की भी ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजीज ऑन दी सिमिलर लाइंस। ये सिलेबस है जो आप वीडियो पॉज कर कर देख सकते हैं।
प्रायोरिटी सीक्वेंस में सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट एंड पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल मतलब क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग में ये सारे चैप्टर आ जाएंगे हमारे 11 से 15 तक। ये क्रिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, ये भी हमें करने हैं। तो करना तो सारे ही है, बस एक प्रायोरिटी सीक्वेंस में आप कर लेंगे तो बेटर होगा। और रीजनिंग में भी वही है, सेक्शनल कट ऑफ तो 10 मार्क्स जाती है, मतलब 40 में से अगर आप 25% विच इज 10 मार्क्स ले आएंगे तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। बट आप सेफर साइड इसको 12 लेके चलिए अगर सेक्शनल कट ऑफ बढ़ता है। बट अगेन सेक्शनल कट ऑफ लाने से ओवरऑल कट ऑफ अचीव नहीं होने वाला है। जो मैंने बताया 160 में से 110 मार्क्स है, तो ये मैं कैसे अचीव करूंगा? मुझे रीजनिंग में भी एक अच्छा खासा स्कोर लाना पड़ेगा, अराउंड 25 टू 30 मार्क्स इन रीजनिंग मुझे लाने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस रीजनिंग में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं अगर आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आपके पेपर में पजल्स और अरेंजमेंट्स जो कि बाकी एग्जाम जैसे आरबीआई में काफ़ी टफ आते हैं, इरडाई में काफ़ी डुएबल आते हैं, तो इसमें 30 मार्क्स का टारगेट स्कोर आप मैनेज कर सकते हो। बाकी ये सोर्सेज हैं, आर एस अग्रवाल की एक वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अरुण शर्मा की एक किताब आती है। अगर किसी को पजल्स पे थोड़ा बिल्ड करना है तो के कुंदन की किताब है। बट आई थिंक ये तो आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो पहली दो किताबें आप पढ़ सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी है? इंग्लिश की वैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इंग्लिश में आपको ग्रामर आनी चाहिए, बिकॉज एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट में ग्रामर यूज होगी। फिर आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और पैराजम्बल्स में कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होगी। और वोकेबलरी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसेज पढ़ रहे हैं, वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो पैसेज समझ नहीं आएगा, पैराजम्बल समझ नहीं आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो वोकेबलरी तो अक्रॉस द क्वेश्चंस आपको अच्छी चाहिए। और कॉम्प्रिहेंशन में स्पेसिफिकली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। बट आई थिंक अब ग्रामर पढ़ना इस स्टेज पे, बुक्स लाइक रैन एंड मार्टिन इज गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। द बेस्ट थिंग इज के आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, वेयर यू सॉल्व लॉट ऑफ मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। आप देखिए कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं, स्ट्रेंथ एरियाज हैं उनको और अच्छे से कीजिए, जो वीक एरियाज हैं उन पे काम कीजिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझिए। सो रिवर्स इंजीनियरिंग से आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। ग्रामर के लिए रैन एंड मार्टिन की किताब है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश आती है एसपी बख्शी की, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग में हेल्प कर देगी। और वोकेबलरी बढ़ानी है तो नॉर्मल लुइस की किताब आती है, वर्ड पावर मेड इजी। तो अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर ग्रामर पढ़नी है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, तो ये ले आइए, नहीं तो ये दो किताबें आप ला सकते हैं। जीए कैसे प्रिपेयर करना है? जीए काफ़ी वास्ट है, और जीए आई थिंक स्कोरिंग है। 40 में से अगेन 25-30 मार्क्स ला सकते हो अगर जीए अच्छे से प्रिपेयर्ड है। जीए में सबसे ज़्यादा मिसलेनियस करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑबिचुरीज, पर्सन इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, देन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो ऐसी चीज़ें 16 से 18 मार्क्स कंट्रीब्यूट करती हैं, प्रायोरिटी 1। फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं 4 से 5 नंबर के, प्रायोरिटी 2। इंश्योरेंस के जो स्टैटिक नॉलेज है, जो आप फेज 2 में पढ़ेंगे इंश्योरेंस का स्टैटिक नॉलेज, वो फेज 1 में भी पूछा जाता है, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 3। इसके अलावा इक्का दुक्का क्वेश्चन रिपोर्ट्स में से आएंगे, स्कीम्स में से आएंगे, ईएसआई करंट करंट अफेयर्स में से आएंगे। तो ये बहुत वास्ट एरियाज हैं, इनको आप सारा पढ़ नहीं पाओगे, क्रिस्प वे में आप कहीं से पढ़ सकते हो। बट ये P1, P2 और P3, ये एरियाज अगर आप अच्छे से करेंगे, आपका 28 से 30 नंबर का पेपर यहीं से आता है, इन तीन एरियाज से। यहाँ पे हमें मैक्सिमम फोकस करना है। टोटल 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स आइडली आपको पढ़ने चाहिए फेज 1 से पहले। टाइम कम है, बिजी हो, तो 3 मंथ्स पढ़ लो, बट दैट इज नॉट आइडल इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो ये जीए का हो गया। अब हम फेज 2 की बात करते हैं। सबसे पहले फेज 2 का पैटर्न देख लेते हैं। फेज 2 में 3 पेपर आते हैं। कितने आते हैं? 3 पेपर आते हैं फेज 2 में। उसमें से इंग्लिश पहला है, जो कि एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस है। ये ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द ईएसआई यू गेट इन आरबीआई, डोंट कंफ्यूज विद इट।
Then third is insurance and management. Management is same as RBI, but insurance would be something new to you. तीनों पेपर 100 मार्क्स के हैं, टोटल वेटेज एग्जाम का 300 मार्क्स हो गया, एंड द टाइम दैट वुड बी गिवन टू यू इज 60 मार्क्स. तो टाइम का यहाँ बहुत लोचा है. 60 मिनट एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने हैं इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग. तो स्पीड इज गोइंग टू प्ले अ मेजर क्रिटिकल रोल इन एडिडाई एग्जाम. तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट पेपर को देखते हैं. ये पेपर बेसिकली दो डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्स है, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट. दोनों का वेटेज फिक्स नहीं है कि इंश्योरेंस कितने नंबर का आएगा और मैनेजमेंट कितने नंबर का आएगा, ऑफिशियली फिक्स नहीं है. बट अगर हम एग्जाम देखें 2024 और 25, 23 और 25 में, सॉरी 23 और 24 में, यार 25 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं. इंश्योरेंस 35 मार्क्स का आया था और मैनेजमेंट 65 मार्क्स का आया था. तो काइंड ऑफ वेटेज अनऑफिशियली पता नहीं है, बट वैसे एक तरह से फिक्स कर दी गई है शायद इंटरनली. बट उसके बाद भी हमें पैटर्न नहीं पता है कि 35 मार्क्स में इंश्योरेंस के कितने क्वेश्चंस आएंगे. जैसे 2023 में दो क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के आए थे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया था और दो क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए थे. लेकिन 2025 में चार क्वेश्चन 7.5 मार्क के आ गए और एक क्वेश्चन 5 मार्क का आ गया, 10 मार्कर आया ही नहीं. तो इस तरह से पैटर्न फिक्स नहीं है कितने क्वेश्चंस आएंगे, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ प्लान कि एग्जाम में हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और वर्ड लिमिट भी कितनी लिखनी है. तो मेरा एक गोल्डन रूल है, क्योंकि हमें पता नहीं कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे टाइम डिवाइड करना है. आप मोटा मोटा ये मान लो कि हर 10 मार्क्स के लिए मुझे 80 वर्ड्स लिखने हैं या हर 1 मार्क के लिए मुझे 8 वर्ड्स लिखने हैं. तो अगर 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं 7.5 इंटू 8 60, या फिर 10 इंटू 7.5 60 टू 75 वर्ड्स में मैं निपटा के आऊँगा. ये रूल आप फॉलो कर सकते हो. ये काफ़ी यूजफुल रहता है क्योंकि एग्जाम में हमें यही क्लैरिटी नहीं होती है कि इतने मार्क्स में कितने वर्ड्स लिखूं, और क्वेश्चन का कोई भी सेट पैटर्न नहीं है कि हर मार्क के लिए कितने क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो आप ये रूल यूज़ कर सकते हैं. और सिलेबस अगर आप इंश्योरेंस का देखें तो ये सिलेबस है आपकी नोटिफिकेशन में. हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है, फिर रिस्क डिवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के बारे में पढ़ना है, फिर इंश्योरेंस की लीगल फाउंडेशंस क्या हैं, ठीक है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, सेविंग्स कैसे मोबिलाइज करते हैं, ये एक पार्ट है. फिर फंक्शंस परफॉर्म बाय इंश्योरर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये एक पार्ट है. फिर इंश्योरेंस लाइंस और प्रोडक्ट्स, क्या क्या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, वो सारा हम पढ़ते हैं. तो सिलेबस काफ़ी वास्ट भी है और जनरिक भी है, मैं बोलूँगा. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आई वुड से एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. पेपर इज डिस्क्रिप्टिव, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना एक जनरिक आइडिया लगेगा सब्जेक्ट के बारे में और उतना बेटर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख पाएंगे. So idea is to read everything, but let's not try to go into too much depth. Rather cover the breadth of these topics so that I can know more and more rather than more deep. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं इंश्योरेंस में, देखिए, या तो डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस आएंगे. अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है व्हाट इज री इंश्योरेंस, ठीक है, तो री इंश्योरेंस आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है. क्वेश्चन आ रखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायनामिक रिस्क एंड स्टैटिक रिस्क, 2024 में आया था, तो ये रिस्क में कवर्ड रहता है. ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका टॉपिक है. तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस, बट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी लिटिल ट्वीक्ड क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही सिलेबस पढ़ के नहीं होंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो बुकिश नहीं होंगे. जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस डेंसिटी एंड डज हाई इंश्योरेंस डेंसिटी मींस हाई इंक्लूजन, ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया हुआ है. ठीक है, ये डायरेक्टली सिलेबस से नहीं होगा. इनके लिए हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन आनी चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझना आना चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस लिख पाएंगे. फिर कुछ क्वेश्चंस जो हमारा पेपर 2 है, ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, उसके सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस इस पेपर में आ जाते हैं इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में. जैसे क्वेश्चन आया था डिस्कस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारा जो पेपर 2 है, ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, उसके सिलेबस में और वहां से पूछा गया है. फिर इसी पेपर में बिजनेस साइकिल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया था. बिजनेस साइकिल्स भी हमारा ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस का टॉपिक है जो पेपर 2 है.
इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछे गए। आई थिंक द रीजन बीइंग कि ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस में भी इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में भी इंश्योरेंस है, तो शायद कुछ ओवरलैप ऑफ क्वेश्चंस हो रहा है। फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा। जैसे लास्ट ईयर एक 10-15 कंपनीज का इंश्योरेंस डेटा दिया गया था और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस तरह का डेटा दिया गया था और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग्स। मतलब मैं यही बोलूंगा कि ईच टाइप ऑफ दीज क्वेश्चंस कीप ऑन चेंजिंग, बट ऑफ लेट मैंने देखा है कि सिलेबस से रिलेटेड ही ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 2 सिलेबस जो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में आ रहे थे, लास्ट ईयर 0 आया है। और ट्वीक्ड क्वेश्चंस भी थोड़े टेढ़े होते हैं, अभी नहीं आया है पिछले 2 साल से। तो अगर हम सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लें और थोड़ी सी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, आई थिंक वी आर गुड टू गो। और इंश्योरेंस के लिए आई वुड रिकमेंड दीज बुक्स। एक तो एडाई की एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक IC38 का स्टडी मटेरियल है, दैट इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंश्योरेंस। फिर कुछ ई बुक्स हैं जो आपको इस वेबसाइट पे जाकर मिलेंगी, policyholder.gov.in। इसमें इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस का ई बुक है, ये आप पढ़ लें। हैंडबुक इन इंश्योरेंस है, ये आप पढ़ लें। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस की एक बुक है जॉर्ज ए रेजदा की, ये आप पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एडाई के लिए पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। बाकी आंसर राइटिंग इज द मेन थिंग। पूरा पेपर 60 मिनट में 100 मार्क्स का पेपर करना है, एंड दैट टू आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग नीड्स टू बी डेवलप्ड, इट नीड्स टू बी गुड एट योर साइड। बट हमें पता है हमें आंसर राइटिंग नहीं आती और हम डरते भी हैं आंसर राइटिंग से। मुझे लगता है कि कुछ बेसिक पॉइंट्स पे अगर काम कर लिया जाए, फर्स्ट इज के हम अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को और ग्रामेटिकल एरर्स को कंट्रोल में रखें। जब हम लिखते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी में हम ऐसे स्पेलिंग्स भी गलत कर देते हैं जो हमें आते हैं, उस पे कंट्रोल करना है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड मतलब यहाँ पे राइटिंग स्पीड होगा, हमें अपनी राइटिंग स्पीड तेज करनी होगी। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको कि पेपर लेंदी आएगा। आप देख सकते हैं कि 60 मिनट में आपको इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में ही 9 से 10 क्वेश्चन लिखने हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी। और हो सकता है इस बार पेपर ऑनलाइन भी हो जाए, तो टाइपिंग स्पीड अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, जैसा मैंने बताया हर 1 मार्क के लिए आप 8 to 10 वर्ड्स लिखेंगे, तभी शायद जाके आपका पेपर पूरा हो पाएगा। अगर ज़्यादा या और आंसर्स को खींचने लगे तो पेपर ही पूरा नहीं होगा। आंसर्स को लिखते समय कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स या डेटा डालिए करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि एग्जामिनर को पढ़कर मजा आए, आपकी नॉलेज का पता चले और आपको ज्यादा मार्क्स आए। आंसर को प्रॉपर स्ट्रक्चर में और लिंक कर कर लिखना सीखिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, देयर शुड बी अ प्रॉपर लिंक बिटवीन पैराग्राफ्स within the body and between the paragraphs of intro and body and conclusion. And practice as on exam day। एग्जाम डे पे आपको कितने सारे पेपर्स लिखने होंगे, 3 पेपर, 3 घंटे लगातार। तो आप उसकी प्रैक्टिस अभी से कीजिए। अगर आप अभी सिर्फ एक एक पेपर करेंगे एक एक दिन में, तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। एग्जाम में आपके कंधे दुखेंगे, आपकी पीठ दर्द होनी शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, बिकॉज 3 घंटे कंसिस्टेंटली राइट करने की आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो आप एग्जाम में पक्का से थकावट महसूस करेंगे, यू विल फील बर्न डाउन, और आप शायद एग्जाम अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो उसी तरह प्रैक्टिस कीजिए जैसे एक्चुअल एग्जाम में देंगे, उतने ही घंटों में उतने ही क्वेश्चन, दैट विल सेट यू फॉर द एग्जाम डे। और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से डर लग रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, देयर इज नो शॉर्टकट, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस विल मेक यू एज, प्रैक्टिस विल मेक यू गेट सेलेक्टेड। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्योंकि पेपर पेन एंड पेपर बेस्ड है अभी तक, तो हैंड राइटिंग अपनी सुधारिए। गंदी हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगी तो पक्का वो बंदा इरिटेट होकर कम मार्क्स देगा। कुछ फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स बनाना सीखिए टू प्रेजेंट थिंग्स इन एन इजी मैनर। और एग्जाम में रिकॉल पे जोर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ऑप्शंस देखकर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या लिखना है, बट क्या टिक करना है। बट यहाँ पे जो आंसर लिखना होगा वो हमें अपने आप रिकॉल करके लिखना होगा। सो ट्राई टू मेक एज मेनी माइंड मैप्स एज यू कैन बिफोर द एग्जाम, सो दैट यू कैन रिकॉल एवरीथिंग क्विकली
while you are sitting in the exam. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट बाद में बहुत फायदा देगा. सो ये इंश्योरेंस की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई. ठीक है, मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है? मैनेजमेंट में कुछ खास है नहीं. मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैं मैनेजमेंट में अगेन आपको आई थिंक जो मैंने ये पैटर्न डिस्कस किया था, यहाँ बताया था मैंने, 65 मार्क्स का आएगा, जिसमें दो क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं 20 मार्कर के, और एक क्वेश्चन 15 मार्कर का और एक 10 मार्कर का. क्वेश्चंस बहुत जनरिक आते हैं. अगर आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं मैनेजमेंट के, इनको आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. सो जस्ट प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, दैट इज द की. चैप्टर पढ़कर क्वेश्चंस लिखिए, आंसर्स लिखिए, उससे स्पीड भी बढ़ेगी और लिखने का कायदा भी आएगा, स्टाइल भी आएगा, लिंकिंग भी आएगी, स्ट्रक्चर भी आएगा. तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है मैनेजमेंट में. सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आई नीड नॉट डिस्क्राइब देम, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए सो दैट यू आर इन हैबिट ऑफ राइटिंग. दैट इज व्हाट वुड मैटर. ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम और कुछ नहीं डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन टू ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस. ठीक है, ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस में एक सेट पैटर्न देखने को मिलता है अनलाइक इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट. तो इसमें दो सेक्शंस आएंगे. एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन दिए होंगे लेकिन 3 करने होंगे. तीनों क्वेश्चन ये 24-24 मार्क के होंगे. तो टोटल 72 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन होगा. 3 क्वेश्चंस फॉर 24 मार्क्स ईच, और हर क्वेश्चन में 250 वर्ड्स में लिखना होगा. ठीक है, वही हो गया हर मार्क के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 वर्ड्स, जो मैंने आपको पहले समझाया था. पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन होंगे लेकिन 4 करने होंगे. हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा. तो टोटल ये 7 इंटू 4 28 मार्क्स का बन जाएगा. अगेन हर मार्क के लिए अगर मैं 10 वर्ड्स लिखूंगा, 10 इंटू 7 70, और यहाँ पे 80 वर्ड्स दिया है तो आप 70 भी लिख देंगे. दैट वुड बी गुड टू गो. तो अब आपको क्या करना है? आपको 7 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ 90 मिनट्स, सॉरी सिर्फ 60 मिनट्स में. 7 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन 24 मार्क्स के हैं. ठीक है, मतलब 72 मार्क्स आउट ऑफ 100. मतलब 72 मार्क्स के लिए आपको 72% ऑफ द टाइम लगाना है, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स हैं. उसमें से 72 मार्क्स पार्ट 1 के हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 24 मार्क के. तो उस पार्ट 1 को आप 72% ऑफ योर टाइम दीजिए. 60 मिनट्स टोटल हैं, उसका 72% मतलब 43 मिनट में मुझे ये 3 क्वेश्चन करने होंगे. अराउंड 14 से 15 मिनट में मुझे हर 20 मार्कर क्वेश्चन लिखना होगा. ठीक है, ये जो 24 मार्कर क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन के लिए मुझे 43 मिनट 43 मिनट्स मिलेंगे. तो 14 मिनट में मुझे हर 24 मार्कर क्वेश्चन करना होगा. जो रिमेनिंग 28% ऑफ द टाइम है, जो मैं पार्ट 2 के लिए लगाऊंगा, मतलब मुझे टोटल 17 मिनट्स मिलेंगे आउट ऑफ 60. इन 17 मिनट्स में आई वुड हैव टू डू 4 क्वेश्चंस. ठीक है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन. तो पार्ट 1 में 14 मिनट्स पर ईच क्वेश्चन, पार्ट 2 में 4 मिनट पर ईच क्वेश्चन, टोटल 60 मिनट्स. आई वुड हैव टू डू 7 क्वेश्चंस. तो अगेन आई वुड नीड अ वेरी गुड स्पीड. Now, what kind of questions do come in economic and social issues impacting insurance? First is there would be questions on schemes related to insurance, social security schemes in health sector, retirement, agriculture, all that. तो अगर आप देखेंगे पास्ट ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं. जैसे लास्ट ईयर पीएम वाया वंदना योजना पे क्वेश्चन आया था. 17 और 2023 में फसल बीमा योजना पे क्वेश्चन आया था. सो ये सारे स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे. ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन स्कीम्स. ठीक है, और ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं स्कीम से रिलेटेड? बिकॉज आप पार्ट ई ऑफ द सिलेबस में देखेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंश्योरेंस इन रूरल एंड सोशल सेक्टर्स. तो बेसिकली इंडिया के रूरल सेक्टर में इंश्योरेंस या पेंशन का जो रोल है, जो स्कोप है, उसके रिलेशन में ये स्कीम्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन देयर आर क्वेश्चन जो आपके दूसरा जो सब्जेक्ट है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, वहां से पूछ लिए जाते हैं. इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस में से, और ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का जो इंश्योरेंस का सिलेबस है वहां से पूछ ले जाते हैं. सो काफी ओवरलैप हो रहा है. तो जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका अंडर राइटिंग पे, ये ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस में आया था, लेकिन ये इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट के सिलेबस में है अंडर राइटिंग. रोल ऑफ बैंक्स एंड ब्रोकर्स इन इंश्योरेंस. तो इंटरमीडिएशन एक चैप्टर है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में. ब्रोकर्स और बैंक्स इंटरमीडिएरीज हैं. तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था 2023 में. तो एनीवेज डजेंट मैटर, अगर आप दोनों पेपर्स का सिलेबस पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के पेपर में भी आ गया तो आप कर लेंगे. देयर शुड नॉट बी एनी हिकअप इन दैट.
फिर कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 2024 में हाउ इज इंडिया ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काफी न्यूज थी। फिर एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीबीसी एंड इट्स रेलेवेंस इन द करंट फाइनेंशियल सिस्टम। इस पे भी एक काफी सीडीबीसी न्यूज में था, उस पे क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं, सो आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है, और ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस इसीलिए आते हैं क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके सिलेबस में है। फिर कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पे आ गया, रिस्क बेस्ड कैपिटल पे आ गया। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, राइट। जैसे ये इकोनॉमिक रिस्क बेस्ड कैपिटल पे क्वेश्चन आया था 2024 में, बिकॉज ये रिस्क बेस्ड कैपिटल आपके सिलेबस में था। ठीक है, एक्चुरीज पे क्वेश्चन आया था 2024 में, एक्चुरीज आपके सिलेबस में था। तो डायरेक्टली सिलेबस से आ रहे हैं, नॉर्मल कंसेप्ट से जो रिलेटेड है इकोनॉमिक्स के, इस इसके सिलेबस से रिलेटेड वो आ रहे हैं। और फिर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कुछ केस स्टडी दी जाएगी जिसमें न्यूमेरिकल डेटा होगा और उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और लास्ट में एडाई की एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, अभी शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये बैनर के पीछे चला गया होगा। एडाई की एनुअल रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एडाई की एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़िए। 2024 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आया था, वो एडाई के एनुअल रिपोर्ट में था। फिर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन द इंश्योरेंस सेक्टर पे क्वेश्चन आया था, वो एडाई के एनुअल रिपोर्ट में था। तो एडाई की एनुअल रिपोर्ट इज अ काइंड ऑफ, आई वुड से, बहुत अच्छा सोर्स है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं ब्रीफ आउट कर ही चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। उसके बाद एडा एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस के एडिटोरियल पढ़ने हैं, और एडा की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है। तो ये हमारे की पॉइंट्स हो गए हमारे ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। सोर्सेज वही हैं, बिकॉज ये भी इंश्योरेंस है, और जो मैंने पहले इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में इंश्योरेंस डिस्कस किया था वो भी इंश्योरेंस है, बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो सेम सोर्सेज, IC38 स्टडी मटेरियल, IRD एनुअल रिपोर्ट, ई बुक ऑन इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, हैंडबुक ऑन इंश्योरेंस। और इकोनॉमिक्स के लिए क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी इसका पार्ट है इस पेपर का, तो रमेश सिंह आप पढ़ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप एडिटोरियल्स पढ़िए बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स में। और स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप PIB पढ़िए, वहाँ पे सारी स्कीम्स आपको पता लग जाएंगी जो न्यूज़ में रहती हैं, और उन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी बहुत लेंदी आता है। यहाँ पे 60 मिनट्स में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन, एसे, कॉम्प्रिहेंशन, फिर एक आता है जहाँ पे टॉपिक को एक्सपेंड करना होता है, प्रेसी आती है, लेटर राइटिंग आता है। ठीक है, ऐसे आपको 500 वर्ड्स का आएगा, एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक अराउंड 100 वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन 4 क्वेश्चन आते हैं, प्रेसी अराउंड 100 वर्ड्स और लेटर अराउंड 150 वर्ड्स। तो काफ़ी लेंदी पेपर है, 60 मिनट्स में करना है। ऐसे टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया से रहते हैं, जैसे सोशल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, ड्रग अब्यूज, एनवायरनमेंट, इनके रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं। 2023 में यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट आया था। फिर सोशल मीडिया से, इंटरनेट से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 2023 में रोल ऑफ सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आ गया था। फाइनेंस या इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक्स भी आ सकते हैं, जैसे 2023 में आया था टैक्स सेविंग इन इंश्योरेंस, या फिर एक आया था पेंशन सेक्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ APY एंड NPS। ठीक है, तो सोशल इश्यूज कर लीजिए, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट कर लीजिए, और इंश्योरेंस और फाइनेंस के टॉपिक्स कर लीजिए। फिर एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक आता है, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको एक्सपेंड करो। दैट टॉपिक कैन बी रिलेटेड टू इंश्योरेंस रिलेटेड, और इट कैन नॉट बी इंश्योरेंस रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही जनरिक टॉपिक है कि आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द विंड बट कैन सेल अकॉर्डिंगली टू अचीव माई गोल, 2023 का है ये। या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक, 4 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क के। प्रेसी अगेन 100 वर्ड्स, 15 मार्क्स, इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक। लेटर राइटिंग मोस्टली वन फॉर्मल वन इनफॉर्मल, जैसे यहाँ पे एक लेटर आई है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल मैनेजर को लिखिए, राइट, नहीं, कि इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल मैनेजर लिखेंगे कस्टमर को फॉर कस्टमर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स दैट इंश्योरेंस कंपनी हैज टेकन, सो दिस इज अ फॉर्मल लेटर।
इनफॉर्मल लेटर आई थी 2023 में कि एल्डर ब्रदर टू यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ विज़ वंस करियर, तो ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। मैंने एक और वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने 2024 के टॉपिक भी डिस्कस किए हैं, सो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग 2023 के लोगों को 24 और 23 दोनों के मिल जाएं जो दोनों वीडियोस देखेंगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द की, एज आई टोल्ड यू 5 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स इज अ हेल लॉट ऑफ आउटपुट यू नीड टू जनरेट, यू नीड टू हैव स्पीड, यू नीड टू हैव वेरी गुड थॉट प्रोसेस, ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को सोचें और लिखें, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मैं यही बोलूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़ें, उन एडिटोरियल्स को अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। और उसको आप इवेल्युएट करें, ग्रामरली से तो नहीं, क्योंकि ये पेन एंड पेपर बेस्ड है, तो आप खुद ही उसको इवेल्युएट करें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, एडिटोरियल्स को पढ़कर आप लिखेंगे और इवेल्युएट करेंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी और आपकी एसए की, प्रेसी की, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस भी यहाँ से हो जाएगी। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू improve your writing, not only for descriptive English but also for your other papers like ESI impacting insurance and management, ठीक है जी। बाकी टाइम टेबल क्या रह सकता है, सो ये एक टाइम टेबल रह सकता है, अगर मैं 90 डेज का टाइम टेबल बनाऊं कि फर्स्ट 20 डेज में आप क्वांट और इंश्योरेंस कर लो, इंश्योरेंस की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी जरूर कर लेना, और करंट अफेयर्स पे थोड़ा थोड़ा वीकेंड पे करंट अफेयर्स पढ़ लो। फिर 20 टू 40 डे में आप रीजनिंग और ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस कर लो और वीकेंड पे थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ लो। फिर 48 टू 60 डे हम सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे देंगे। फिर उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा फेज 1 तक, आई फुली के तब तक तो क्लैरिटी हो जाएगी पेपर कब है, आई रिवाइज ऑल माई करंट अफेयर्स, आई प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन क्वांट एंड रीजनिंग एंड आई डू फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर फेज 1। तो बेसिकली 40th डे के बाद मेरा सारा फोकस फेज 1 पे चला जाएगा। 40th डे से पहले मैं अपना इंश्योरेंस और ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस कर लूंगा। मैनेजमेंट मैं फेज 1 के बाद करूंगा, बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ रखा होगा। इंग्लिश भी मैं फेज 1 के बाद कर लूंगा, सो दैट इज डूएबल आई थिंक, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही सोच के तैयारी कीजिए कि फेज 1 अच्छे से करना है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। फेज 2 सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, तो ज्यादा डेप्थ में मत घुसिएगा, और क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है और पेन एंड पेपर बेस्ड है, तो प्रैक्टिस आप पेन एंड पेपर बेस्ड कीजिए। वैसे कह रहे हैं कि शायद इस बार एग्जाम ऑनलाइन भी हो जाए, सो वी नीड टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली लेटर। और फेज 1 और फेज 2 की प्रिपरेशन आपको साथ साथ करनी है। और अगर आप एडाई के कोई भी कोर्सेज देख रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट edutap.co.in पे जाके कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडाई के लिए हमारे गोल्ड कोर्स है और सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स इज अ कंप्लीट सोल्यूशन, अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं जिससे सारी तैयारी हो जाए, कुछ बाहर से ना पढ़ना पड़े, तो वो गोल्ड कोर्स है, जिसमें फेज 1 2 और इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आपको लगता है कि सर फेज 1 तो आता है, क्वांट रीजनिंग हमने किया हुआ है, तो आप फेज 2 प्लस इंटरव्यू का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश मॉक टेस्ट ये आपको नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली आपकी फेज 2 की तैयारी कराएगा, ये सारी तैयारी कराएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।